अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं जो हिंदी लोकवाणी है कक्षा 10वीं की क्लास 10th की उर्दू मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड की। तो उस हिंदी लोकवाणी का जो तीसरा पार्ट है सफ़र का साथी और सिरदर्द, जिसके लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय जी। तो आज हम उनका क्या एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी इस पार्ट को हम अच्छी तरह समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर हैं उन उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। लेखक कहते हैं कि मुझे अकेले में सफ़र करना, यात्रा यानी सफ़र, जो ट्रैवल करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसमें ना अकेले जब वो ये यात्रा करते सफ़र करते तो उनको मज़ा आता है, आनंद आता है। और उनको लगता है कि जो चलती हुई ट्रेन होती है तो उनके पैरों के नीचे से ऐसा लगता है कि नदी चली जाती है, और कल्पना यानी इमेजिनेशन में उनको लगता है कि उस नदी में वो डुबकी लगाएंगे। और जो पास वृक्ष है उनको, वृक्ष यानी पेड़, इन वृक्ष को पीछे छूट जाते हैं। यानी देखो जब ट्रेन आगे चलती है तो वृक्ष आसपास का जो पेड़ पौधे रहते हैं ऐसा लगता है ना पीछे चला जाता है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक। और जो वृक्षों का साथ मतलब जो छूटते चले जाने और जो दूर है उन्हें भागते वृक्षों के साथ निभाने में लेखक को बड़ा मज़ा आता है, यानी उनको बड़ा अच्छा लगता है। किसको? राम नारायण उपाध्याय जी को। यात्रा में अगर कोई साथ मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह निगाह चुरा रहे हो। मैं किसी की ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकुड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अतरंग साथी है। इन सब बातों पर कोई निगाह रखे यह मुझे कतई पसंद नहीं। देखिए लेखक कहते हैं कि यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि वो निगाह चुरा रहा है, मतलब छुप छुप के ऐसा उनकी बातें देख रहा है, उनको निहार रहा है छुप छुप के, ऐसा लगता है उनको। और कोई देखे नाक भौं सिकड़ाए या फिर उनके एकांत क्षणों के अतरंग साथी बन जाए, और तो उन्हें जो है ना लेखक को ये बिल्कुल पसंद नहीं ये बातें। ठीक है। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झाँक कर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्षों की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जो उलझते हैं, तब कैमरे में हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है। तो मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। यानी लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी जब वो रेल की खिड़की से बाहर झाँक कर देखती, देखो बच्चों है ना, पहले जो देखो जो लेखक है ना वो बाहर झाँक कर देखते हैं तो उनको प्राकृतिक यानी जो नेचुरली खूबसूरती रहती है वो जो दिखती है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है सूर्योदय यानी डूबता हुआ सूरज, है ना, सूर्यास्त यानी डूबता हुआ सूरज, सूर्योदय यानी उगता हुआ सूरज। ये सारे चीज़ें देखने में उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखो जब बच्चे वृक्ष की डाली पर पाँव लटका कर बैठे हुए रहते हैं ना, तो ये भी चीज़ें उनको अच्छी लगती है। जब वो कैमरे में से कैद करना चाहते हैं लेकिन अगर हिल जाए तो सारा जो नज़ारा होता है सब गायब हो जाता है ना। तो वही बोल रहे हैं लेखक कि मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था, जब कैमरे में वो चीज़ें तो कैद ही नहीं होती। इसीलिए लेखक बोल रहे हैं। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आँख में ककड़ी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। यानी ये कहते हैं लेखक कि कभी कभी जो मेरी दृष्टि यानी जो नज़र है ना वो नदी के किनारे की जो खूबसूरती है, सौंदर्य है, उसको देखना चाहती है, निहारना चाहती है। लेकिन इसी बीच अगर आँखों में ककड़ी गिर जाए, यानी कुछ ऐसा कोई ऐसा गिर जाए, ककड़ी से मुराद, तो ऐसा रास्ता या फिर ऐसे रास्ते में पहाड़ी आ जाए तो सारा जो खूबसूरती है ना दृश्य हो जाता है। यानी जब पहाड़ी आ जाती है तो क्या होता है, पूरा अंधेरा हो जाता है ना, दृश्य यानी सारा नज़ारा ख़त्म हो जाता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। ठीक है। कभी कभी मेरा मन ऊंचे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत की ओर इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश करती है, और तब लाचार मन को भी मन मानकर सुरंग की उस पन्ने से निकालने का बाध्य होना है।
लेखक कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन है ना ऊंचे आकाश यानी एकदम ऊंचे आसमान में उड़ने का दिल करता है। किसके साथ? पक्षियों यानी परिंदों के साथ। उनका पूरा आनंद यानी आसमान में पूरा ओर छोड़ नापना चाहते हैं, यानी हर तरफ घूमना चाहते हैं लेखक। लेकिन इसी बीच अगर रेल किसी गुफा में चले जाती है यानी प्रवेश यानी चले जाती है, एंट्री हो जाती है, तो क्या होता है कि मन पूरा लाचार हो जाता है। पूरा उनका मन का पूरा मतलब ये ख़त्म हो जाता है, मज़ा ख़राब हो जाता है और मन मार कर क्या होता है, सुरंग की उसी पतली लकीर में से उनको निकलना पड़ता है और उनको अपने मन को मनाना पड़ता है। ऐसा लेखक बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें ये भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। तो वैसे तो मुझे बस की यात्रा यानी बस का जो सफ़र है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे उसकी बगल वाला सीट अपना ही आदमी, अपना मनपसंद ही आदमी क्यों नहीं, फिर भी उनको मतलब पसंद नहीं है। अनेक मतलब लेखक कहते हैं कि कई बार तो ऐसा हुआ है, ऐसे इंसान से मेरा पाला पड़ा है कि रूठी हुई पत्नी को मनाने लाख मनाने पर भी वो सीधे मुझे से बात नहीं करती ना, उसी तरह कोई कोई इंसान रहता है जो बात नहीं करता। अगर उनसे मतलब कुछ सवाल किया जाए, पूछा जाए, उनके ज़रिए पूछा जाए, तब वो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की के मुंह बाहर लटका लेते हैं। और लेखक कहते हैं कभी कभी ऐसे इंसान से भी साथी मिल जाता है कि अगर आप चाहे सुनो, दोनों में से कोई एक उतर ना जाए। ऐसा लेखक बोल रहे हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उसी विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। उसी आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाराज़ होता है। देखिए लेखक कहते हैं कि मुझे सुपर फास्ट जो ट्रेन होती है उससे ज़्यादा मुझे है ना एक्सप्रेस ट्रेन से ये सफ़र करना ज़्यादा पसंद है। इसका रीज़न ये है, इसका कारण ये है, इसकी वजह ये है कि सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव यानी उसका नेचर इस तरह लगता है मुझे कि विशिष्ट जो व्यक्ति की तरह है ना, यानी बराबर वाले को छोड़ के रास्ते में ही और कोई अपने से बड़ों को मिलने जो दौड़ जाता है उस तरह, और उस आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाराज़ होता है, यानी उस जो धीरे धीरे चल रहा है उनसे जो उसकी चाल पे नाराज़ हो रहा है, इसीलिए वो जल्दी से भाग जाता है। ऐसा लेखक कह रहे हैं, ठीक है। जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है, और जब चलती है तो इस कदर धीरे धीरे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। लेखक कह रहे हैं कि सुपरफास्ट ट्रेन तो किस तरह भागती है, अपने दोस्त को देखकर एक तरीके से भाग जाती है, लेखक ऐसा समझा रहे हैं। लेकिन जो ये ट्रेन होती है एक्सप्रेस ट्रेन, वो क्या होती है, एक दोस्त की तरह दूर से ये स्टेशन देखकर अपनी चाल को धीमी कर लेती है और अपने दिल में एक दोस्त की तरह सबको जगह देती है, और जब चलती है तो इस कदर चलती है धीरे धीरे कि कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त से यानी एक मित्र दूसरे मित्र से विदा ले रहा हो, यानी दूर हो रहा हो, ठीक है। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। यानी लेखक कहते हैं कि हमको तो बहुत मज़ा आता है भाई साहब, रेल की खिड़की में से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है उनको, लेखक को ऐसा लगता है जैसे शीशे में से आप डिब्बे वाला बाइस्कोप ये होता है, पता है अभी नहीं पहले ऐसा होता था कि बाइस्कोप दिखाने के लिए उसके अंदर कागज़ के ज़रिए है ना सारे कुतुब मीनार, ताजमहल, दुनिया के अजूबे मतलब फ़ोटोज़ लगाए हुए रहते थे, और आप देखते थे ना स्क्रीन फोटो इससे शीशे के ज़रिए, तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती थी, उसी को बाइस्कोप कहते थे, जो अभी नहीं पहले था, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे लेखक, उनको बाइस्कोप की तरह देखने में लग रहा है। लेकिन कोई देखने दे तब दो, जैसे ही अपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा,
क्या मैं इसे ले सकता हूँ? लेखक कहते हैं कि लेकिन कोई देखने देगा तभी तो देखेंगे ना। जैसे ही आप पाँव रखे अपने सीट पर बैठे, बस सामने सीट पर बैठा हुआ आदमी आपके झोले में झाँकेगा, यानी आपकी जो सामान होगी थैली उसमें देखता है और अखबार की ओर देखेगा और पूछेगा क्या मैं इसे ले सकता हूँ? इतने प्यार से पूछता है। ओके, भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर पन्ने पलटकर भी ना देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वालों के हाथ में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखोगे कि समाचार पत्र अब लौट की तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उसकी निजी संपत्ति हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज़ रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई कोई संपादक पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई देगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि भले ही आपने अभी खरीदा हो समाचार पत्र यानी अखबार, न्यूज़पेपर, लेकिन उसे खोलकर पढ़ना तो दूर आपने उसके पन्ने पलटकर भी नहीं देखे होंगे, तब भी जो आदमी आपसे मांग रहा है वो आपका आंसर भी नहीं सुनेगा, आपका उत्तर भी नहीं सुनेगा, यानी आपका जवाब तक की वो इंतज़ार नहीं करेगा और अखबार ले लेगा। अखबार मतलब सामने वालों के हाथ में आपको देखने मिलेगा। और अब उसकी अखबार की स्थिति तो हो ही जाती है, लेकिन जो उससे पहले लेखक बोल रहे हैं कि अब आपकी स्थिति इस तरह हो जाएगी कि जो मांगने वाले की स्थिति होती है ना उस तरह हो जाएगी। आप एकदम उत्सुकता से उसकी राह देखोगे कि समाचार पत्र अब मेरे पास अब आएगा तब आएगा, ऐसा राह देखते रहोगे। लेकिन तभी वे सज्जन क्या करेंगे, एक जमाई लेकर ऐसे करके, नींद आती ना तो जमाई लेते, वही जमाई लेकर बेतरतीबी से मोड़ते हुए, यानी मोड़ समोड़ कर किसी तरह भी रखेंगे। कोई दूसरा मांग रहा हो उसकी तरह इतने शान से बढ़ा देंगे कि जैसे समाचार पत्र आपका नहीं उसका हो, इस तरह तो उसकी संपत्ति हो यानी उसकी चीज़ हो, इस तरह बढ़ा देते। देखते ही देखते समाचार पत्र के जो पन्ने होते हैं ना पूरे डिब्बे में क्या होता है, चक्कर काटने लग जाते हैं, यानी एक हाथ से उसके हाथ में उसे यानी गोल गोल चक्कर काटने लग जाते बेचारे समाचार पत्र के पन्ने। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा तो यानी आपको पता है कि समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, लेखक बोल रहे हैं इसका अंदाज़ा आपको रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। तो कोई क्या करेगा, कोई ललित निबंध से तो कोई संपादक पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, या तो कोई समाचार पत्र फैलाकर भोजन करता यानी खाना खाता हुआ दिखाई देगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र ने इतने उपयोग हो सकते हैं, यानी उसके जो ये है पत्र है उसके इतने उपयोग यानी उसके इतने इस्तेमाल हो सकते हैं। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सीट टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहोगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक। पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचेगी? कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुँचती थी। कहा टाइम बदल गया है। बोले गाड़ी में तो कोई जगह चेन पुलिंग होती होगी। आज की तारीख में पहुंच गए, यही गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तब भी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, अब हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों? कहा वहाँ से तुलसीनगर पास पड़ता है। अब लेखक कह रहे हैं अब इन सब से समाचार पत्र की मुसीबत से थोड़ा आराम कर परेशान हो जाते हो आप, तो आप थोड़ा सा सिर टिका कर क्या करेंगे, कुछ पल यानी कुछ क्षण कुछ टाइम आराम करना चाहोगे। इसके बीच भी कोई पूछेगा कहाँ तक चल रहे हो आप?
तो आप अपने मन से बोलेंगे, बोलने का दिल तो नहीं करेगा, लेकिन अनमने मन से बोलेंगे भोपाल तक। तो फिर वो आदमी पूछेगा कि भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचेगी, तो फिर आप बोलेंगे 3:15 बजे। फिर उनका तर्क होगा, उनका तर्क यानी उनको समझ में फ़र्क पूछने लग जाएंगे। पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, फिर पूछेंगे गाड़ी में तो कोई जगह मतलब चैन खींच देता होगा, चैन खींचने की वजह से गाड़ी रुक जाती है ना, वो चैन खींच देता होगा, ऐसा बोलेंगे। तो आज की तारीख में फिर वो आदमी बोलता रहेगा कि आज की तारीख में तो पहुंच जाना यही गनीमत है। फिर आप सोचोगे चर्चा का अंत, यानी चर्चा ख़त्म हो गई होगी। तब भी तीर की तरह जो है ना क्वेश्चन आते रहेंगे। फिर आप उससे पूछा जाएगा कि आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल, तो फिर बोलेंगे आप कहाँ, यानी आप बोलेंगे हबीबगंज। फिर वो पूछेंगे हबीबगंज क्यों, फिर आप कहेंगे वहाँ से तुलसीनगर पास पड़ता है इसीलिए। वे चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपये ऐंठ लेते हैं। इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता। पहले इतना समझ लेते, यानी वो जो आदमी है, जब आप उसको बोलेंगे कि हम लोग वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है, फिर वो आदमी चिढ़कर गुस्से से बोलेगा खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले तो 5 से 7 रुपये ले लेते हैं। इससे अच्छा है कि आप भोपाल स्टेशन पे उतर जाओ और वहाँ से 4 कदम चल लो। 4 कदम से मतलब कि कुछ थोड़ी देर चल लो, फिर अब वहाँ से टेम्पो मिल जाएगी आपको। फिर जो 50 पैसे में ही टीटी नगर है ना, वहाँ आपको छोड़ देगा। फिर 50 पैसे में ही तुलसी नगर तो क्या आपको अरोरा कॉलोनी में भी उतार देता है। सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहाँ से वापस ट्रेन में न बैठा दे। एतवा चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। ये लेखक बोल रहे हैं कि सोचा कहीं ये फिर से हबीबगंज स्टेशन पे ले जाकर बैठा ना दे मुझे वापस ट्रेन में, तो इसीलिए लेखक चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं खामोशी से। ठीक है, अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। यानी अगर आप यात्रा पे हो, सफ़र पे हो, तो आपके साथ जो सहयात्री यानी जो सफ़र करने वाला इंसान है उसके सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। फिर पूछा किसी ने भोपाल में क्या करते हो, कहा मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते हैं आप तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेशन में है, लोगों के बिल बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, रहने को टाट से सरकारी क्वार्टर मिलता है, बीवी और 2 बच्चे हैं। फिर किसी ने पूछा भोपाल में क्या करते हो, तो आप कहेंगे मीटिंग में जा रहा हूँ, मतलब कहते हैं लेखक की मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते कि आप तो वल्लभ जो भवन है उनके अकाउंट सेक्शन में है, फिर लोगों के बिल बनाते आपका भी वेतन निकल जाता है और रहने के तो टाट सरकारी क्वार्टर में मिल रहा है, और जो बीवी और 2 बच्चे के साथ वहाँ रहते हैं। अब अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों की शूटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। कोई कहेगा एटअप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। तो सारे रास्ते गाड़ी की जो शूटिंग करने की आवाज़ आएगी, सुनाई देगी, और कहेगा कि एटअप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर सिग्नल नहीं दिया तो रात में वापस आना मुश्किल हो जाएगा। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास कराना पड़ता है। कारण है कि मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज़ भी तो नहीं होता, क्या खाक नाराज़ होकर होगा। अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगा। तो अब लेखक कह रहे हैं कि आजकल तो क्या होता है कि मेल को रोक कर है ना माल पास कराया जाता है। रीज़न उसका कारण ये है कि मालगाड़ी में भरे माल को है ना के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि जो मेल में बैठा हुआ इंसान रहता है उसको बिगड़ने का तो डर रहता नहीं है और नाराज़ भी नहीं होता। जबकि जब काफ़ी देर ट्रेन रोक देता तो कितने गुस्से में लोग हो जाते हैं ना। लेखक का ऐसा बोलने का मतलब है। तो क्या खाक नाराज़ होगा, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। अगर शिकायत करना चाहे तो पुस्तिका मांगेंगे।
और जब तक आप पुस्तिका लेकर आओगे तब तक रेल चली जाएगी, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग में भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी। अब कोई दूसरे आदमी ने कहा कि मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग में भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। तो कोई पूछता है कि 10 बजे वाली ट्रेन कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। आगे का है मानो उसकी बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी न तो कमाल कर दिया, पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। मतलब कोई एक दिन तो एक आदमी मतलब पूछता, ये होता है कि बड़ी लाइन खड़ी होने का उनको अंदेशा रहता है, ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा, तो ऐसी भविष्यवाणी की तरह हल्का अंदेशा करता है वो। लेकिन एक दिन आदमी ने तो कमाल ही कर दिया, पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वाले, यानी उसके पास टिकट नहीं, वो उसके जाने का रास्ता किधर से है, वो पूछता है। मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ते पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। लेखक बोले, मैंने कहा, मेरे पास आओ, बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह गया था, पूछते पूछते यहाँ आ गया हूँ, अब लोगों के बाहर जाने का रास्ता मैं ही बताने का काम कर रहा हूँ। ठीक है। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं। लेखक बोले, एक बार कोई आदमी पूछता है उनसे कि क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हो। तो लेखक बोलते हैं, मैंने कहा, यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना कोई सिरदर्द मोल लेना है। यानी लेखक कहते हैं कि बिना कोई आरक्षण के अगर आप नहीं लेते हो टिकट जैसे, तो आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना सिरदर्द मोल लेने के बराबर है। ठीक है। इसके बाद है, वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है, हफ्तों चक्कर काटते हैं तब भी एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, आकर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर का आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो हिकारत भरी निगाहों से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना। नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास ना टिकट है ना आरक्षण, इशारे में कुछ बात होती है और उसे वहाँ जहाँ से देखा नहीं, आप पेपर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए, लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। अब लेखक बोलते हैं कि वे एक आदमी जो होता है वे बोले कि आप भी अजीब आदमी है, मतलब लेखक को कोई बोलता है कि आप भी अजीब आदमी हो, सिरदर्द तो आरक्षण लेने में, हफ्तों चक्कर काटते फिर एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हो, आकर डिब्बे में बैठते हो, जब कंडक्टर आता है यानी टिकट चेक कराता है तब आप दिखाते हो आरक्षण, तो क्या होता है कि वो हिरकत भरी निगाहों से देखता है, यानी ऐसी मायूसी ऐसी देखता है, वो मुंह बनाकर देखता है, बोलते जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास, दूसरे जो ये है सफ़र करने वाले, उनके पास चले जाता है और उनसे मतलब उनके पास जिसके पास टिकट नहीं रहती है उनके पास जाता है और चेक करता है। तो अगर उनको नहीं रहता है तो उन लोग इशारों में बातें करते हैं, लेकिन उनको जहाँ तक जाना रहता है उनको सीट तो मिल ही जाती है। तो वो आदमी कहता है, देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखें, लेकिन इसके पीछे एक अली की इबारत भी होती है, भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। चलिए आगे का समझते हैं। सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने आप होल्डॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। मतलब सांझ यानी शाम हो गई थी, डिब्बे की जो बत्तियां यानी लाइट्स ऑन हो गई थी, चालू हो गई थी, लोगों ने अपने अपने बिस्तर बिछाने शुरू कर दिए थे और मैं भी, लेखक बोले, मैं भी थक कर चूर हो गया था, इसी कारण सिर दर्द की गोली खाई और लेटना चाहा।
सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हो? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौरी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौरी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। अब लेखक बोलते हैं कि आराम जैसे खाकर लेटा तो कोई आदमी पूछा कि आपके सिर में दर्द है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर वो बोले, ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हो? आपको रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? वो बोलते, कहीं रास्ते की पूरी कचौरी तो नहीं खा ली? अरे ये जो रेलवे के ठेकेदार होते हैं वो बासी पूरी कचौरी बेचते हैं और जैसे तेल गरम करके उबलती कढ़ाई में उसको डाल देते हैं और ताज़ा के नाम पर बेचते हैं और कहेंगे हाथ लगा कर देख लो गरम है कि नहीं। बस उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी रखती है, अपनी जेब, उनको बस पैसे कमाने से मतलब रहता है, ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मज़ा आता है। यानी वो बोलता है, जो लेखक से पूछता है वो बोलता है कि मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठा वाला मिल जाता है तो 2 और 2 ले लेता हूँ तो 4 हो जाते हैं, फिर खाने में मज़ा आता है। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पौत्रिक बीमारी है या केवल आपकी ही है? लेखक को फिर कुछ पूछता है कि आपकी जो सिर दर्द में कितने समय से है, क्या ये हमेशा से है या फिर केवल आपको ही है, ऐसा वो पूछते हैं। मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं, पौत्रिक से मुराद उनकी कहने का मतलब ये होता है कि, तो लेखक कहते हैं कि मेरे परिवार में सभी के पास सिर है और सिर दर्द होना स्वाभाविक है, यानी सभी सिर वाले को सिर दर्द होना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। लेखक बोलते हैं ऐसा। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। वो आदमी जो उसे लेखक से सवाल करते हैं, वो आदमी बोलते हैं, क्या अभी बिना सिर पैर की बात, यानी कोई अर्थ की बातें नहीं कर रहे हो? बिना सिर पैर की बातें करना यानी ऐसी बात है जिसका कोई मतलब ना हो। तो लेखक को ऐसा बोलते, वो आदमी बोलते हैं कि जिनके पाँव में शनि होता है ना, शनि मतलब होता है ग्रह का, ऐसा बोला जाता है उनमें, तो जिनके मतलब इसमें शनि होता है उनको भी सिर दर्द होता है और जिनके पेट में गैस होती है ना, एसिडिटी, उनको भी सिर दर्द होता है। मैंने कहा, आप वजह फरमाते हैं, जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मैं मन आनंद से हिलोरे ले रहा था, लेकिन जब से हम सफ़र सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया है तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मेरे सिर में दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। अब लेखक कहते हैं कि आप भी वजह फरमाते हैं, जब मैं घर से निकला था तो अच्छा खासा था, जब मैं ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब भी मैंने अच्छे से पढ़ ली है, लेकिन जब से जो हम सफ़र यात्री है ना, उनके साथ जो यात्री सफ़र करने वाले लोग, जब से वो ये हुए ना, तब से उनके सर में दर्द हो रहा है। तो लेखक कह रहे हैं, सच में बोल रहा हूँ, मेरे सिर दर्द से नहीं, क्या हो रहा है कि हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से परेशान है। लेखक ऐसा आपको बोल रहे। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये है लेसन है, पार्ट है, सफ़र का साथी सिर दर्द, यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आपके लिए हेल्पफुल है।